एक बार की बात है, उपेंद्र वर्मा विदेह देश को शासित कर रहे थे। उनकी दो जुड़वा बेटियां थीं, कुंदना और चंदना। दोनों एक जैसी दिखती थीं। महल में दासियां भी उन्हें पहचानने में गच्चा खा जाती थीं कि कौन चंदना है और कौन कुंदना। उपेंद्र वर्मा ने दोनों के लिए वर तलाशने शुरू कर दिए। पिताजी, हम दोनों ऐसे दो भाइयों से शादी करना चाहती हैं जो एक ही राज्य से संबंध रखते हो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। इसका कोई हल न पाकर महाराज उपेंद्र वर्मा ने महामंत्री सुबुद्धि से इसके बारे में पूछा। महाराज, हमारी राजकुमारियों की तरह ही अगर एक ही राज्य में दो जुड़वा भाई मिल जाए तो हम राजकुमारियों की शादी उनसे कर सकते हैं। यही समाधान है। महाराज उपेंद्र वर्मा ने इस शर्त को विस्तार से एक आमंत्रण पत्र पर लिख दिया और सभी देशों को भेज दिया। 1 महीने के बाद उन्हें विदर्भ देश से एक संदेशा आया। उस पत्र में लिखा था, महाराज उपेंद्र वर्मा को अभिवादन। मेरे भी जुड़वा राजकुमार हैं। मेरी भी आपकी राजकुमारियों की तरह ही स्थिति है। आपका आमंत्रण पत्र पाकर मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। आपकी बेटियों को शादी के बाद अपने पतियों को पहचानने में मुश्किल होगी। इसीलिए उनकी इस प्रतिभा को जानने के लिए मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने 2 राजकुमारों को आपके राज्य भेज रहा हूँ। वो परीक्षा के खत्म होने तक बोलेंगे नहीं। अगर आपकी बेटियां ये जान लेती हैं कि उन दोनों में से बड़ा राजकुमार कौन है, तो हम इनकी शादी संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो आपकी दोनों बेटियों को बड़े राजकुमार से ही विवाह करना होगा। यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो अपनी रजामंदी दे। आपका शुभचिंतक हर्षवर्धन। उपेंद्र वर्मा ने एक बार वो पूरा पत्र पढ़ लिया। फिर उन्होंने अपने मंत्री सुबुद्धि से कहा, मैंने अपनी बेटियों को उनके बचपन से देखा है। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई हैं। फिर भी मैं ठीक से पहचान नहीं पाता कि कौन चंदना है और कौन कुंदना। फिर मेरी बेटियां कैसे पहचानेंगी कि उन राजकुमारों में कौन बड़ा राजकुमार है? नहीं बता सकी तो दोनों को बड़े राजकुमार से विवाह करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। आप क्या कहते हैं? हमें उन्हें क्या जवाब भेजना चाहिए? महाराज, हमें इससे बेहतर वर नहीं मिल सकते। उनसे कहिए कि राजकुमारों को यहाँ भेजें। मैं विचार करता हूँ कि बड़े राजकुमार को कैसे पहचाना जाए। आप फिक्र ना करें। आमंत्रण पत्र मिलने के बाद विदर्भ देश के दोनों राजकुमार अजय और विजय विदेह राज्य पहुंचते हैं। जब सबने उन राजकुमारों को देखा तो बहुत चक्के रह गए। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। यहाँ तक कि मंत्री सुबुद्धि भी नहीं बता पा रहे थे कि कौन से वाले कौन हैं। अगले दिन सुबह दोनों राजकुमारों ने एक जैसे कपड़े और गहने पहने और राजमहल में आ गए। राजकुमारों के साथ एक पुजारी भी आए थे। उन्होंने कहा, महाराज, कृपया दोनों राजकुमारियों को यहाँ आने को कहें और उनसे बड़े राजकुमार कौन हैं पहचान करवाएं। कुंदना और चंदना वहाँ आती हैं और अपने सामने अजय और विजय को खड़े देखती हैं और चकित रह जाती हैं। बालों की रंगत, गहने, कपड़े, उनकी ऊंचाई, सब कुछ एक ही जैसी थी। छोटी बहन, हम इन दोनों के बीच छोटे बड़े की पहचान नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि हम हार गए हैं। बड़ी बहन, परेशान न हो। ये कोई बड़ी पहेली नहीं है। मैं इसे मिनटों में अपने ज्ञान से हल कर सकती हूँ। और उसने अपनी बालों की चोटी से एक गुलाब का फूल निकाल लिया। फिर उसने उस फूल को उन 2 में से एक राजकुमार के चेहरे पर धीरे से फेंका, जो उसके सामने खड़ा था। राजकुमार जिसे वो फूल जाकर लगा, वो चुपचाप खड़ा रहा और एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन दूसरा राजकुमार शांत नहीं रह सका और जोर से चिल्लाया, इतना बड़ा अनादर! कितनी लज्जा की बात है। क्या आप एक राजकुमारी हैं? दूसरों के लिए कोई आदर नहीं है आप में? फिर क्या मुझ में आदर की भावना नहीं है? मैंने तो तुम्हें मारा भी नहीं है। मैंने दूसरे राजकुमार को मारा है, जो मार खाकर भी चुप है। तुम्हारी समस्या क्या है? उसने व्यंग से कहा। राजकुमार वो शब्द सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, इतना दुस्साहस!
तुमने मेरे सामने मेरे बड़े भाई का अनादर किया और अब व्यंग से बोल भी रही हो। हमें नहीं करना ये रिश्ता, चलिए भैया। ये कहकर वो जाने लगा। तब चंदना ने कहा, इस परीक्षा में जीतने के लिए और ये जानने के लिए कि आप दोनों में बड़े राजकुमार कौन है, मुझे ये करना पड़ा। सारा राजमहल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों राजकुमारों की दोनों राजकुमारियों से शादी संपन्न हुई और वे अपने राज्य को रवाना हो गए। बहुत पहले बहरमपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर सारे अमीर इंसान रहते थे। वहाँ पर बड़े बड़े इमारतें थे। पर उस गांव की एक ही मुश्किल थी कि वहाँ पर सारे अमीर लोग होने की वजह से बहुत ज्यादा चोर भी रहते थे। हर दिन चोर वहाँ पर किसी न किसी के घर से चोरी करते थे। वो पहले बता देते थे, फिर चोरी करते थे। बहुत आसान नहीं था उनको पकड़ना। जब चोरों को झेलना मुश्किल हो गया, तब उन्होंने गंगू को नियुक्त किया उस गांव की रखवाली के लिए। गंगू अनपढ़ था, एक शब्द नहीं आते थे, पर बहुत ही चालाक इंसान था। एक बार किसी चीज को देख लेता था, वो उसे आसानी से पकड़ लेता था। वो बहुत ही साहसी था, पर साथ ही बहुत बेवकूफ भी था। वो इतना भी नहीं सोचता था कुछ करने से पहले कि क्या बुरा हो सकता है, पर वो अपने बातों पर हमेशा कायम रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी गंगू गांव का रखवाली कर रहा था बाहर से। जिसे भी उस बहरमपुर गांव में आना होता था, उसे उस तरफ से ही आना पड़ता था। एक चोर पेड़ के पीछे खड़े होकर गंगू को देख रहा था। कौन है ये इंसान और इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा है? देखकर तो इस गांव का नहीं लग रहा है। इसका चेहरा नया है इस गांव में। किस काम के लिए है यहाँ पर? इसके हाथ में एक डंडा भी है। लगता है इस गांव का नया गार्ड है। फिर इस गांव के अंदर कैसे जाया जाए? मुझे कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा। जैसे ही ये सोएगा मैं आराम से जा सकता हूँ। उसी तरह वो पेड़ के नीचे खड़ा रहा बहुत देर तक। जब गंगू वहां से नहीं हिला, तो वो मन मन में सोचने लगा, ये तो यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जा रहा है। लगता है आज चोरी का जरिया नहीं बन पाएगा। कल आकर देखेंगे। अब कर भी क्या सकते हैं। वो चला गया। दूसरे दिन वो फिर आया। फिर वैसे ही हुआ अगले दिन जैसा। इस तरह से एक हफ्ता निकल गया। कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस तरह से छोड़ दूं, मेरा चोरी का व्यापार में गड़बड़ हो जाएगा। इसे मुझे जल्द से जल्द हटाना होगा यहाँ से। वो वापस चला गया। एक हफ्ते से क्योंकि वहाँ पर कोई भी चोरी नहीं हुई, इसीलिए सरपंच जी ने गंगू की बहुत तारीफ की और कहे, बहुत बढ़िया, तुमने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। आज के बाद से हम तुम्हारे तनख्वाह बढ़ा देंगे और खाना भी तुम्हें मेरे घर से ही मिलेगा। ठीक है ना गंगू? गंगू ने पंचायत जी को नमस्कार कहते हुए वहां से चला गया। उस रात गंगू को बहुत भूख लगी और भूख के मारे चक्कर आने लगा। इसीलिए वो खाना खाने लगा जो पंचायत जी ने भेजा था। चोर बस इंतजार में बैठा था इसी पल का। वो गांव के अंदर गया और चोरी करने लगा। पंचायत जी ने गंगू को दूसरे दिन बुलाया और उस पर बहुत चिल्लाया। फिर गंगू सोचने लगा, आज मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। ये सोचकर उसने खाना खाया और फिर सो गया। उसके बाद चोर आया और गांव में चोरी कर लिया। अरे ये क्या है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज मैं रात को नहीं सोऊंगा। आज चोर पकड़ना ही होगा मुझे, किसी भी हालत में, नहीं तो मुश्किल है। बिल्कुल उसी वक्त जब वो खाना खाने जा रहा था, खाने का डब्बा नीचे हाथ से गिर गया और वो खाना कुत्ते ने आके खा लिया। जैसे ही कुत्ते ने खाना खाया, वो तुरंत वहीं पे सो गया। ये सारी चीजें देखने के बाद गंगू को पंचायत जी पे शक हुआ। वो वैसे ही जाके सो गया जैसे उसे कुछ पता ही ना था। बीच रात में पंचायत जी चोर के भेष में आए। एक आंख खोलकर गंगू ने देखा ये पंचायत जी है। ये देखकर वो चौंक गया और उठ के बैठ गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा! गांव वाले इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। रुकिए, मैं सबको जाके इस बारे में अभी बताता हूँ। जब गंगू गांव वालों को बताने जा रहा था, पंचायत जी ने गंगू को एक छुरी से उसे मार दिया और उसकी लाश को गायब कर दिया। दूसरे दिन पंचायत जी ने सबको भरोसा करने पे मजबूर कर दिया कि गंगू चोरों के साथ हाथ मिला लिया था
और गांव के मंदिर का सारा गहना चोरी कर लिया था। अब वहां पर कोई रोक टोक नहीं था। पंचायत जी रोज चोर बन के जाते थे और चोरी कर लेते थे। सारे पैसे चोरी करके उन्होंने छुपा रखा था। गांव के अंत में एक जगह पर उन्हें उसे छुपाया था। एक दिन जब चोरी किए हुए सारे पैसे वहां पर छुपाने के लिए वो गए, पहले के छुपाए एक भी पैसे, सोने कुछ भी वहां नहीं मिले। ये देखकर वो काफी चौंक गए और घर लौट आए। दूसरे दिन उन्होंने देखा सारा पैसा गांव के एक जगह पर रखा हुआ है। सभी गांव वाले देखकर चौंक गए। अरे ये पैसे तो हमारे हैं, चोर ने चोरी किया था, पर वो सब यहाँ पर कैसे आए? खुशी के मारे सारे गांव वाले अपने अपने पैसे ले लिया। पंचायत जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और खड़े रह गए दुविधा में सोचते सोचते। पर ये सारे पैसे यहाँ पर कैसे आए? क्या किसी को इस बारे में पता है? ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वहां से चले गए। बिल्कुल बीच रात में जब पंचायत जी चोरी करने जा रहे थे, एक परछाई उनका पीछा करने लगी। वो बहुत देर अनदेखा किए। पंचायत जी को शक हुआ। वो पलट के देखने लगे, पर वहां पर कोई नहीं था। चलते चलते वहां पर एक घर के पास पहुंचे। जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर जाने लगे, वो देखकर डर गए कि वहां पर गंगू था। डर के मारे कांपते कांपते वहां से वो भागने की कोशिश करने लगे। गंगू पंचायत जी को पकड़ लिया और उनके सर पर बहुत जोरों से मारा। पंचायत जी बहुत जोरों से चिल्लाए। ये सुनकर सारे गांव वाले जग गए। गंगू जो शैतान के भेष में था, वो कहने लगा वो सारी चीजें एक एक करके जो जो हुआ था। ये बात सुन के सारे गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और सभी ने मिलकर पंचायत जी को गांव से निकाल दिया। ये जान के कि गंगू के साथ बहुत ही अन्याय हुआ, वो सभी लोग काफी दुखी हो गए। उसके बाद सभी लोग मिलके उसके परिवार का ध्यान रखने लगे। गांव वालों के ढेर सारे प्यार की वजह से गंगू जो एक शैतान बन गया था, फिर से गांव की रखवाली करने लगा और किसी भी चोर को गांव के अंदर आने नहीं देता था।